एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अपनी बेटे की बहू को अत्यधिक मानता था, अत्यधिक उसकी बातों पर भरोसा करता था। जहाँ तक बात की जाए अपने बेटों से ज़्यादा, और जो अपनी सगी बेटियाँ थी उसकी, उससे भी ज़्यादा अपनी बहू पर वह भरोसा करता था, क्योंकि बहू भी अपने सास ससुर की सेवा अत्यधिक ज़्यादा करती थी और उनको सदैव खुश रखती थी। एक दिन रात के करीब 1 बजे जो कि वो ससुर वो अपनी बालकनी या कहें छत के ऊपर टहल रहे थे, तभी देखते हैं उनकी बहू की कमरे की लाइट जल रही है। और जब पास जाकर वहाँ देखते हैं तो देखते हैं उनकी बहू एक दूसरे युवक के साथ संबंध बना रही है। जैसे ही यह दृश्य वह देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। और जब बहू की निगाह अपने ससुर पर पड़ती है और वो भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, मानो अब वह मुँह दिखाने लायक अपने ससुर के सामने नहीं बची थी। और जब इसका खुलासा होता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीने पहले उनका बेटा भी गायब हो गया था। जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है, एक कहानी ऐसी निकलकर सामने आती है जो आपको भी भुला देना नामुमकिन होगा। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच हमारी क्राइम की कहानी मिलती रहे। यह कहानी चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर। भरतपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है नूह गांव। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया जिनका नाम था हरप्रसाद शर्मा, उनका एक बेटा जिसका नाम पवन, जिसकी उम्र 31 साल, और उनकी 2 बेटी और पत्नी। परिवार खुशहाल चल रहा था, जो कि अपना काम करने के साथ साथ जो बेटा खेती किसानी करता था। तभी पिता जो हरप्रसाद ने सोचा क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दी जाए, क्योंकि उसकी उम्र भी अब बढ़ रही थी और 2 बेटियां भी शादी करने के लिए थी जो कि छोटी थी। तभी एक रिश्ता कानपुर का तय करते हैं, जो लड़की थी रीमा नाम की। जब दोनों की बात पक्की हो जाती है तो एक दिन तारीख आती है, जो तारीख थी 3 जून 2015, जिसमें पवन और रीमा जो कि कानपुर रहने वाली थी, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के साथ साथ जब रीमा राजस्थान अपने सास ससुर के घर पहुंचती है तो वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है और हर चीज़ खाने पीने का ध्यान रखती है। जो कि पवन था, शादी होने के बाद वह दिल्ली चला जाता है, जो कि वहाँ जाकर वह एक नौकरी करता था और जिससे जो पैसा मिलते थे वो अपने घर वालों को भिजवाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, धीरे धीरे समय ढल रहा था। तभी पवन के एक बेटा और एक बेटी होते हैं। अब बेटा बेटी की परवरिश धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो पवन ने सोचा क्यों ना जहां मैं दिल्ली में नौकरी करता हूं, यहाँ मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बुला लूं, जैसा कि उनकी शिक्षा भी अच्छी हो जाए। तभी पवन जब अपने गांव राजस्थान आया तो अपने पिता से उसने कहा, पिताजी अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा सकूं और अपने बेटे को जो कि अच्छे से वहां दिल्ली के स्कूल में नाम लिखा दूं, जैसा कि उनका भविष्य अच्छा हो और जो मुझे खाना बनाने में दिक्कत होती है वह नहीं होगी, क्योंकि मेरी पत्नी वहां खाना बना कर मुझे दे देगी तो मुझे बहुत सहायता होगी। तो पिता ने कहा, जिसमें बेटा तुम खुश हो वही काम कर लो, तुम अपना अगर बहू को ले जाना चाहते हो साथ में ले जाओ। अब 2018 जो कि पवन अपनी रीमा पत्नी को लेकर गया, जो कि पत्नी की उम्र थी 16 से 17 साल और जो पवन था वह 31 साल से 30 साल के बीच में था। अब वहाँ पर दिल्ली में उन्होंने एक कमरा ले लिया। कमरे लेने के साथ साथ जो उसके बच्चे स्कूल में नाम लिखा दिया और पत्नी जो कि घर पे रहती और जो पवन जो अपनी ड्यूटी पे जाया करता था। और एक युवक और था जो कि उसी के गांव का रहने वाला, भरतपुर के नूह गांव का रहने वाला भागेंद्र उर्फ भोला, जो कि दिल्ली में रहकर वह भी नौकरी करता था। शादी से पहले पवन और भागेंद्र दोनों अच्छे दोस्त थे। जब समय कभी ड्यूटी से मिलता था तो साथ में दोनों बैठते थे और दोनों पार्टी करते थे और अपने सुख दुख की बात किया करते थे। अब रीमा और जब पवन
अपनी पत्नी को लेकर वहाँ गया तो भागेंद्र भी जब टाइम मिलता तो वह आता था। दोनों साथ में बैठकर पार्टी करते थे। पार्टी करने के साथ साथ रीमा से भी उसकी मुलाकात हुई भागेंद्र की। अब सब में घुल मिल के बात होने लगी और जब पवन अपनी ड्यूटी पर चला जाता और जब समय मिलता भागेंद्र उसके घर आया करता था, रीमा के घर। अब दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। बढ़ने के साथ साथ वह रीमा अपने बच्चों को स्कूल भेज देती। भेजने के साथ साथ अब भागेंद्र को फ़ोन करके घर बुलाती। घर बुलाने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। प्यार करने के साथ साथ जब समय बढ़ता तो दोनों लोग आपस में शारीरिक संबंध तक बनाने लगे। यह सब बातों से बेखबर पवन, जो कि अपना काम करता और काम करने के साथ साथ जब घर आता तो बीबी उसको उसकी सेवा करती, मानो किसी को इस बात की कोई खबर भी नहीं थी कि पवन की जो पत्नी है वह दूसरे को प्यार करती है या दूसरे को चाहने लगी है। तभी एक देश में महामारी फैलती है जिसका नाम था कोविड या कहें कोरोना। तभी पवन का जो काम धंधा था सब बंद हो गया था। बंद होने के साथ साथ अब जो दिनचर्या का खाना पीना था वो भी बड़ी मुसीबत में हो रहा था। तभी पवन ने पिताजी से बात की, पिताजी यहाँ कोरोना फैल गया है, जो हम काम धंधा करते थे वह यह सब बंद हो गया है। अब यही लास्ट उपाय बचा है कि हम लोग फिर से गांव आ जाएं, गांव में ही कुछ करें, क्योंकि शहर में अब यह महामारी कब तक जाए इसका कोई पता नहीं। पिता ने कहा बेटा ठीक है, घर आ जाओ, यहाँ खाने के लिए सब कुछ है और सब हम लोग उगाते हैं जिसमें कोई तुमको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। तभी पवन रीमा को लेकर राजस्थान के भरतपुर 9 दोबारा चला आता है। चला आने के साथ साथ वहीं पर एक किराने की दुकान खोलता है, जो कि अब वह किराने की दुकान चलाता था। और जो रीमा अब दिल्ली से अपने गांव आ गई थी, अब वह एक चीज़ मिस कर रही थी। वह मिस यह कर रही थी जो भागेंद्र उर्फ भोला था, जो उसका प्रेमी था। जब वह टाइम मिलता था दिल्ली में वह उससे मुलाकात करती थी, जो इसके साथ रहती थी और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। अब वह उसको बहुत सताए जा रही थी कि अब इतनी दूर हम आ गए हैं तो हमारा मिलना जुलना कैसे होगा। तभी वह अपने प्रेमी या कहें भागेंद्र को एक मैसेज भेजती है शाम को कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और बहुत मिलने का मन कर रहा है, क्या तुम आ सकते हो। भोला जो भागेंद्र था तो वह मैसेज पढ़ता है, अपने दोस्त से कहता है कि मेरा एक मैसेज गांव से आया है और मुझे बुलाया गया है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हें मिलना है। तभी जो भागेंद्र उर्फ भोला का दोस्त था जिसका नाम था दीप, वह कहता है क्यों ना तुम चले जाओ। तो कहता है इतनी दूर है, जाना मुश्किल थोड़ी ना है इतनी दूर। तो दीप कहता है कि अगर मुझे कोई मैसेज करता मैं तुरंत चला जाता। तभी दीप और भोला अपनी मोटरसाइकिल से दिल्ली से भरतपुर के लिए सफ़र तय करते हैं, जो किलोमीटर था 200 से 250 किलोमीटर, जो कि 3 से 4 घंटा में वह दिल्ली से भरतपुर 9 आ जाते हैं। जो कि रीमा खाना वाना बना के सब तैयार थी, सबको खिला दिया था और सब सो गए थे। तभी वह जो दीप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है, भागेंद्र और भोला को भेजता है, कहता तुम जाओ मिल कर आओ, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। और वह भागेंद्र और भोला मैसेज करता है, कहता मैं आ गया हूँ। तभी रीमा अपना दरवाज़ा खोलती है और भागेंद्र को अंदर बुलाती है। जो कि रीमा के घर में 2 चारपाई पड़ी थी, एक में उसके बच्चे और पति सो रहे थे और एक में अपना सो रही थी। अब भागेंद्र उर्फ भोला अंदर जाता है। जाने के साथ साथ दोनों रीमा और भागेंद्र बात करते हैं। बात करने के साथ साथ दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और जब दोनों संबंध भी बनाने लगते हैं। और तभी जो पवन जो उसका पति था उसकी आंख खुल जाती है और जब वह दृश्य देखता है कि जो उसकी पत्नी है एक दूसरे पराये मर्द के साथ, यानी उसका दोस्त जो कि उसी की गांव में रहता था उसी के साथ वह लिपटी अवस्था में पड़ी है, तभी उसको बहुत क्रोध आता है और वह अपनी पत्नी को तुरंत मारने लगता है। जो पवन अपनी बीवी को मार रहा था तभी भागेंद्र और भोला देखता है, उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेता है। पकड़ने के साथ साथ जो रीमा थी वह भी पीछे से वार करती है। वार करने के साथ साथ उसको वहीं नीचे ज़मीन में पटक देते हैं। पटकने के साथ साथ जो पवन था उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। थमने के साथ साथ अब उसकी नब्ज़ दोनों टटोलते हैं कि इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। तभी पवन ने अपना दम तोड़ दिया था। तोड़ने के साथ साथ तभी भागेंद्र और भोला जो कि दीप उसका जो दोस्त था वह गाड़ी लेकर घर के बाहर खड़ा था, उसको इशारा करता है, बुलाता है और कहता है कि यह व्यक्ति चला गया है, इसको ठिकाने लगाना है। और वह पवन की डेड बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखता है और लेके वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर नदी के पास जाता है और उसमें एक रस्सी लपेटता है और एक भारी सा पत्थर
जो कि उसकी डेड बॉडी में बांध के डाल देता है और रीमा से कहता है मैं इसकी डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ, यहाँ का तुम समेट कर सो जाना और प्लान के तहत घर में ये बता देना कि पवन लापता कहीं हो गया है। अब जो भागेंद्र और भोला था उसकी डेड बॉडी डालने के बाद वह भी दिल्ली निकल जाता है। निकलने के साथ साथ अब सुबह के 6 बजे जो कि सास ससुर सब उठ गए थे और जो बहू वो भी उठती है और नाटक एक ऐसा बनाती है कि मेरे पति जो कि रात में सो रहे थे पता नहीं कहाँ चले गए। तो जो माँ बाप थे जो पवन के, जिनका नाम था हरप्रसाद शर्मा, वो कहते हैं क्या पता बेटा खेत वेत गया हो, कहीं गया हो तो अभी आ जाएगा। और दिन से रात गुजर जाती है और पवन को कोई मानो पता नहीं चलता है। 3 से 4 दिन सारी रिश्तेदारियों में ढूंढा जाता है पवन को और आसपास के गांव में ढूंढा जाता है, मगर कोई इसका कुछ पता नहीं चलता। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी 4 जून को आती है। जो हरप्रसाद थे वह अब जाकर पुलिस थाना जो था भरतपुर का, वहाँ पर एक कंप्लेंट डालते हैं, जो कि अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि 29 मई की रात जो कि मेरा बेटा खाना खाकर हम लोग के साथ सोया और सुबह वह 30 तारीख की सुबह वह नहीं था और 4 जून हो गया है, मई हो गया है, तो अभी तक वह है नहीं, पता नहीं कहाँ गया। और हम लोगों ने हर प्रयास अपने बेटे को ढूंढने के किए, मगर हम लोग असफल रहे। अब पुलिस वालों ने गुमशुदगी की FIR दर्ज करने के साथ साथ वह पूछताछ कर रहे थे और तभी उन्होंने कहा कि मुझे बहू से पूछताछ करनी है। तो ससुर जो थे उनके हरप्रसाद, उन्होंने कहा बहू पे मेरे खुद से ज़्यादा भरोसा है और बेटे से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि बेटा तो कभी कदार मेरा दारू पी के गाली गलौज करता था। मेरी बहू ने आज तक शादी के बाद से आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और बहू से ज़्यादा मुझे उस पर भरोसा है। जब पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए आगे आते तो ससुर उसका ढाल बनकर आगे खड़ा हो जाता, क्योंकि मेरी बहू का इसमें कोई हाथ नहीं है, वह निर्दोष है, बेकसूर है। ये सब होने के साथ साथ पुलिस धीरे धीरे अपना कार्रवाई बढ़ा रही थी और कार्रवाई बढ़ाते बढ़ाते 2 से 3-4 महीना हो जाते हैं और जो बहू थी रोज़ सुबह उठती, अपना श्रृंगार करती, श्रृंगार करने के साथ साथ जैसे उसका दिनचर्या था वैसे करती और जो उसका प्रेमी था भागेंद्र और भोला, उसको समय मिलता तब उससे बात भी किया करती थी। और वह एक तारीख थी 16 अक्टूबर 2022, तभी वह अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, कहती है आ जाओ, बहुत मिलने का मन कर रहा है। और उसका एक प्लान यह था, जब भोला और या भागेंद्र से मिलने का उसका मन करता था तो उस दिन वह खाने में नशीली दवाई मिला देती थी, जिससे वह खाना खाकर लोगों को नींद आ जाए, जिससे वह शारीरिक संबंध बना सके और किसी को कानो कान खबर ना हो सके। तभी ज्ञानंद उर्फ भोला आता है और भोला जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और जो उसके पिता सो रहे थे हरप्रसाद सिंह, उनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। तभी वह छत के ऊपर जाकर टहल रहे थे और देखते हैं क्या, उनकी बहू की कमरे की रात में लाइट जल रही, क्योंकि अक्सर होता ये था जब बहू और बच्चे सोते थे तो लाइट बंद होती थी। उस दिन लाइट जल रही थी तो उनको कुछ आपत्तिजनक चीज़ें लगी, तो उन्होंने जब पास अपने बहू के कमरे में गए और खिड़की से झांक कर देखा और उनकी बहू एक आपत्तिजनक हालत में, एक युवक जो कि उनके गांव का ही रहने वाला भोला था। जैसे ही ससुर ने यह दृश्य देखा, उसने बिल्कुल उसको डांटा खिड़की से ही और बहुत गलत काम करने की बोला, नसीहत दी, तुम ये सब ये क्या कर रहे हो, सिटनी बंद कर दी। बंद करने के साथ साथ जो भागेंद्र और भोला अपने घर में फ़ोन अपने पिताजी को मिलाता है, जैसा कि उसके पूरे घर वाले आते हैं हरप्रसाद घर पर और वहाँ हंगामा करते हैं, अपने बेटे को छुड़ा कर ले जाते हैं। और भागेंद्र भोला हरप्रसाद से कहता है कि मैंने जिस तरह तुम्हारे बेटे को मारा है, अगर तुमने ऐसा कुछ और किया तो मैं तुमको भी मार दूंगा। जिससे अब हरप्रसाद सिंह जो रीमा थी कानपुर के रहने वाली, उसको अपने मायके भेज देते हैं। मायके भेजने के साथ साथ अब पुलिस थाने दूसरे दिन जाते हैं, कहते हैं जो मेरी बहू थी और जो मेरा पड़ोस में रहने वाला भोला युवक मेरी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, जब मैंने उसको पकड़ा रंगे हाथ तो उसने मुझे धमकी दी कि जिस तरह मैंने तुम्हारे बेटे को मारा मैं भी उसी तरह तुमको मार दूंगा। अब पुलिस वालों को शक गहरा गया, क्योंकि कातिल उनके सामने था। अब उससे पूछताछ करना था, तभी सब क्लियर हो जाता। अब पुलिस वाले दिल्ली पहुंचते हैं, भोला को अरेस्ट करते हैं और उसके कमरे की रीमा की तलाशी ली जाती है, तो उनको कुछ कपड़े मिलते हैं खून से जो लथपथ थे।
अब रीमा को भी कानपुर से उठाया जाता है। जब दोनों को कड़ाई से पूछताछ की जाती है थाने बैठा कर, तब एक सच निकलकर ऐसा सामने आता है। तो तभी ज्ञानंद और भोला कहता है कि मैंने जो पवन का उसका कत्ल किया था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ मुझे शारीरिक संबंध बनाते देखा था, और इसके लिए मैंने उसकी डेड बॉडी को नहर में ही 500 मीटर दूर एक पत्थर से बांध कर डाला था। जब पुलिस वाले उसकी बॉडी के पास पहुंचते हैं तो वहां उसकी मानो हड्डियां थी। जब ससुर यह बात को पता चलता है तो मानो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने जिसको अपने दिल से ज़्यादा, जान से ज़्यादा और अपने परिवार से बढ़कर जिसको माना, उसी ने मेरे साथ ऐसा गलत किया और ऐसा मतलब विश्वासघात किया जिसको भुला पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी से हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। और हमारे वीडियो में कमेंट आप लोग कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।